नमस्कार मित्रों, कैसे हो। आज बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। सुनकर ये लगता है बहुत ही टेक्निकल टर्म है, उन लोगों के लिए है जो बिजनेस मार्केटिंग में है या फिर चीज़ों के विश्लेषण कर एनालिसिस करते हैं, खासकर उन लोगों के लिए है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई इंसान क्रिटिकल थिंकर बन सकते हैं और देखा जाए हर कोई इंसान क्रिटिकल थिंकिंग करते भी हैं। जैसे कि अगर आपको कोई पजल या फिर कोई भी रिडल सॉल्व करने के लिए दिया जाए, या फिर आप किसी ऐसी मूवीज़ को देखते हो जो सस्पेंस थ्रिलर वाली हैं, या फिर कोई डिटेक्टिव वाली कोई मूवीज़ अगर आप देखते हो, तो फिर उस समय आप क्या करते हो कि आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि हु इज़ द किलर। तो फिर वो कैसे हो पाता है, और उस समय आप जो भी करते हो उसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन आपको पता नहीं है कि इस चीज़ का नाम ही है क्रिटिकल थिंकिंग, और इन डेप्थ कैसे करना है ये भी आपको पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता होता है लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं होता, लेकिन करते हम सब लोग हैं। और वैसे भी बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं जहाँ पे ये दिखाए जाते हैं कैसे क्रिटिकल थिंकिंग करना है, कैसे ये सब करना है। लेकिन ये कोई टेक्निक नहीं है, वो वाली टेक्निक नहीं है कि मैं आपको 5 चीज़ें मैं बता दूँ और एक एक करके आप फॉलो करते जाओ और कॉन्ग्रेचुलेशन आप क्रिटिकल थिंकर बन गए। ऐसे करके ये सारी चीज़ें काम नहीं करती। ये कोई वो टेक्निक नहीं है, रदर इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड कि आपका दिमाग कैसे सोचता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस गए हैं और आप अपने क्रिटिकल दिमाग ऑन करके एक्टिवेट करके बोलते हो कि चलो आप देखते हैं क्या होता है, ये स्किल इस्तेमाल करके देखते हैं। ऐसे काम नहीं करता। आपका दिमाग, अगर आप क्रिटिकल थिंकर हैं तो फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिक सॉल्यूशन में लग जाएगा। आपको कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि आगे मैं क्या करूँ। आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा। और एक क्रिटिकल थिंकर की क्वालिटी बस यही होती है। और जिस किसी के पास क्रिटिकल थिंकिंग की क्वालिटी है, बहुत ही आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इससे होता यह है कि तुम इससे ज़्यादा एनालिसिस कर पाओगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो जाएगा। साथ साथ डिसीजन मेकिंग जो एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी इससे सॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद तुम्हारे प्रूविंग अप एनी पॉइंट, सपोज किसी आर्गूमेंट में तुम अगर फंस जाते हो तो एक आर्गूमेंट करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल साबित होती है। जो आर्गूमेंट करता है, सॉलिड अपना आर्गूमेंट बनाने के लिए, पेपर रेडी करने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत होती है। और ऊपर से मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, और इसका इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ। तो बेसिकली 2 चीज़ें हैं, एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एक है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। इन 2 चीज़ों में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, और कैसे मैं आगे बताऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। तो चलो अब देखते हैं क्रिटिकल थिंकर हम कैसे बन सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो यह है कि बी अ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्विंग स्किल, इसे बढ़ाना पड़ता है। और इसे तुम कैसे बढ़ाओगे? देखो, जैसे एक जगह में अगर बहुत सारे सामान अगर पड़ा हुआ है और उनमें से अगर एक चीज़ को अगर ढूंढने के लिए तुम्हें बोला जाए, और मेरे साथ ऐसा काफ़ी बार होता है कि बहुत सारी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और उनमें से किसी खास चीज़ को ढूंढनी होती है, तो होता यह है कि हम हमेशा क्या करते हैं कि ओवरलुक कर देते हैं और छोटी छोटी डिटेल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। और जो ऑब्जर्वर लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को देखते हैं, किसी भी डिटेल को वो मिस नहीं करते, चाहे वो रिलेवेंट हो या फिर इररिलेवेंट, छोटी से छोटी क्यों ना चीज़ हो, कभी भी ओवरलुक करके वो नहीं जाते। हर एक चीज़ को वो देखते हैं। और ख़ास ऑब्जर्वर की क्वालिटी बस यही होती है, चाहे वो एक पैटर्न में क्यों ना आ जाए। बहुत सारे गेम आजकल मिलते हैं, देखोगे सोशल मीडिया पे आते हैं, कुछ पजल आते हैं, जैसे ए से लेके जेड तक लिखा हुआ होता है लेकिन किसी एक लेटर मिसिंग है, और हमें से ज़्यादातर लोग ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि हमें एक टेंडेंसी है कि हम ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन खास ऑब्जर्वर वही होता है जिसे पता है कि एक पैटर्न में तो है लेकिन इनमें कुछ अगर मिसिंग है तो फिर उसे ढूंढने की तरीका उसे मालूम होता है, और वो एक रो बराबर वो देखते हैं। उनका एक अलग तरीका होता है, अलग स्किल होता है, उनके बारे में बात करेंगे कभी। तो बात यह है कि ओवरलुक करके ना जाना और हर एक डिटेल पे ध्यान देना, तभी देखोगे कि हर एक चीज़ में तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा। चाहे वो कुछ भी इवेंट हो सकता है या फिर किसी भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कह लो कोई अगर आपको कहानी सुना और उस कहानी में आपको कुछ ढूंढना है, सपोज कुछ रियल स्टोरी आपको बता रहे हैं। मान लो कि आपका क्लाइंट, आप लॉयर हो और आपका क्लाइंट आता है, कुछ कहानी आपको सुनाते हैं, तो फिर आप ध्यान से कैसे सुनोगे? हर एक चीज़ पे ध्यान देनी होती है और अपने मन में एक इमेजिनेशन साथ साथ ड्रॉ करनी होती है कि क्या बता रहे हैं, ताकि बाद में इवेलुएट करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। लेकिन अगर आप ऐसे ही सुन रहे हो कि वो जो बता रहे हैं और मेन पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, तो फिर आप ऑब्जर्वर नहीं बन सकते। और अभी जो मैं पैटर्न वाली बात कही है, देखोगे यूनिवर्स अपने लॉ में कभी चेंजेस नहीं करते। अगर वो उस लॉ में कियोस भी लाते हैं तो उस कियोस में भी एक प्रकार के पैटर्न आपको दिखेगा। हालांकि वो बिग पिक्चर है लेकिन फिर भी एक पैटर्न होता है, और ये सच है।
सिमिलरली हर किसी चीज़ में वो लॉ एप्लीकेबल होती हैं। और ऑब्जर्वेशन का एक पर्पस होता है कि तुम कितने सारे डेटा और कितने इन्फॉर्मेशन को तुम कलेक्ट कर सकते हो अनकॉन्शियसली। तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा कि ये मिस हो गया या फिर वो मिस हो गया, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें से कौन कौन से डेटा आपको मिल सकता है। और मैंने आपको बोल दिया बी अ गुड ऑब्जर्वर। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अभी से इस वक्त से ऑब्जर्वर तुम बन जाओगे। इसके लिए प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट होती है। और प्रैक्टिस किस चीज़ में करोगे? हर एक चीज़ पे जब तुम अभी से ध्यान देने लग जाओगे, हर एक बातों को ध्यान से सुनोगे और आसपास जो भी हो रहा है उस पर ध्यान से देखोगे और पैटर्न समझ के उसे इग्नोर मत कर देना। पैटर्न में भी हर एक चीज़ को जब तुम ध्यान से देखोगे तभी तुम एक गुड ऑब्जर्वर तुम कहलाओगे। और क्रिटिकल थिंकिंग में ऑब्जर्वेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा जो पॉइंट है वही है अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ता है, दूसरे की बात भी कभी कभी सुननी पड़ती है। क्योंकि होता यह है कि हम जिस माहौल में हम बड़े हुए होते हैं उस माहौल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमें मिलती हैं, इसलिए बहुत सारे बायस जनरेट हो जाते हैं। इसलिए जब भी हमें कोई डेटा मिलता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, तो फिर हम उसी तरीके से एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमारे फेवर में है, जो हम बिलीव करना चाहते हैं। एक कंफर्मेशन बायस होता है, उसके वजह से हमारी जो एनालिसिस होती है वो एक तरफा हो जाते हैं। लेकिन दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से ये होता है कि आपको एक अदर पर्सपेक्टिव मिलता है कि दूसरे लोग कैसे देख रहे हैं। अगर दूसरे लोग ऐसा इस चीज़ के बारे में सोच भी रहे हैं तो क्यों सोच रहे हैं, उनके पर्सपेक्टिव क्या है और कौन कौन सी चीज़ उन्हें ट्रिगर करती हैं ताकि वो ऐसे सोचे, और इससे मेरे को क्या हेल्प मिलने वाली है, ये देखना होता है। साथ साथ अपने आप को दूसरी जगह में रखकर देखना होता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे दूर से देखने पे एक ब्रॉडर व्यू, एक क्लियर इमेज मिलती है। जैसे कोई इंसान आंधी में खड़ा हुआ है तो फिर उसके आसपास क्या हो रहा है वो उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन दूर जो इंसान खड़े हुए होते हैं वो क्लियरली देख सकते हैं कि ये इंसान एक प्रॉब्लम में है। अगर थोड़ा सा इधर चला जाएगा, थोड़ा सा बैक आ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम से निकल जाएगा, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन दूसरा इंसान जो दूर खड़ा हुआ होता है वो क्लियरली देख पाते हैं। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, देखना सीखना होता है। और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं जो तुम नहीं किए हो अभी तक और तुम्हारे लिए करना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन दूसरे लोग कर लिए हैं। तो तुम अपने आप को उसकी जगह में कैसे पुट करोगे? जब तक तुम उनकी बातें नहीं सुनोगे या फिर वो क्या बोल रहे हैं, उनका जब एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ वो शेयर नहीं करेंगे, तब तक तुम जान नहीं पाओगे। और किसी एक इंसान का एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि ऐसे 10, 15, 20, 100 लोगों के एक्सपीरियंस तुम अगर सुन लिए हो तो ऑटोमेटिक तुम्हें एक इमेज मिल जाएगी, ऑटोमेटिक एक पैटर्न दिख जाएगा कि हाँ ऐसे ही होता है। नॉट 100% एक्यूरेट बट क्लोजर टू दैट। थोड़े हद तक तुम सही एक ड्रॉ कर सकते हो। और इसीलिए जब कोई कुछ बता रहे हैं, जब कोई दिखा रहे हैं, उसे ध्यान से देखना होता है, ध्यान से सुनना होता है। बिना सुने, बिना कुछ देखे, बिना डेटा कलेक्ट किए तुम किस चीज़ की एनालिसिस करोगे, है ना। तीसरा जो भयंकर पॉइंट है वो यह है फॉर्मुलेट योर क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा। और किस पर क्वेश्चन करें? कि तुम्हारे साथ कुछ इवेंट होता है, मान लो कि तुम दुकान गए हो या फिर कोई तुम्हें कुछ समझा रहा है, सुनकर ऐसा लगता है कि हाँ इसमें फ़ायदा बहुत है, तो तुम्हें इमीडिएट क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये जो इंसान बता रहे हैं इससे मेरे को कितना फ़ायदा मिल सकता है और इसको कितना फ़ायदा मिल सकता है, और ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। अगर कुछ वीडियो देख रहे हो जिस वीडियो में बहुत सारा इमोशनल एलिमेंट है, तो तुम्हें अपने आप को क्वेश्चन करना पड़ेगा, ये चीज़ इतनी ज़्यादा इमोशनल क्यों है, कौन सी चीज़ इसमें एलिमेंट है जो इतनी ज़्यादा इमोशनल बना देती हैं, क्या इसे देखना चाहिए या नहीं, इसे देखने के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा मेरी लाइफ में, या फिर मैं क्या कुछ सीख पाऊँगा। ये सारे क्वेश्चन जब तुम लाओगे दिमाग में तो ऑटोमेटिक तुम हज़ारों पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। हज़ारों नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम डॉक्टर स्ट्रेंज हो नहीं कि तुम ध्यान लगा के ऐसे 14 करोड़ पॉसिबिलिटीज़, 14 करोड़ नहीं 14 लाख पॉसिबिलिटीज़ तुम देख सकते हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करके पॉसिबिलिटीज़ गिन के हो सकता है 10 या 15 सिनेरियो तुम बिल्ड कर सकते हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एक है लेकिन उसका जवाब अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बदल जाते हैं। कोई अगर आपको कुछ सवाल पूछ रहा है तो फिर आपको देखना पड़ेगा ये सवाल आपको किस लिए पूछा जा रहा है। क्या वो आपके राय जानना चाहते हैं, या फिर आप क्या सोचते हो, या फिर आप डम्ब हो या फिर इंटेलेक्ट हो, क्या हो, ये समझने के लिए वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर जानने के लिए पूछ रहे हैं। और हर एक कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जवाब हो सकते हैं।
इसलिए कोई अगर आपको कुछ पूछ रहा है तो फिर पहले आपको देखना होगा वो किस लिए पूछ रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बता रहे हैं। जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक कोई जवाब ना देना, और अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाए तब सोचकर एक जवाब देना। या फिर जिस चीज़ के बारे में तुम पहले से जानते हो, जिस चीज़ पर स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ है, कभी कभार उन पर भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं एक डिफरेंट जवाब पाने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो बिलीफ है वो बिलीफ ही होता है। हम जानबूझकर वो बिलीफ स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई उन बिलीफ्स पर जब कोई क्वेश्चन करते हैं तो हमें बुरा लगता है, क्योंकि कभी हम अपने आप पर क्वेश्चन नहीं किए हैं, हमारे बिलीफ पर हम कभी क्वेश्चन नहीं करते। इसलिए बहुत इरिटेटिंग होती है जब हमारे बिलीफ्स पर कोई क्वेश्चन फेंकता है। इसलिए जब तुम अलोन बैठे हो तो फिर अपने बिलीफ्स पर क्वेश्चन करना सीखो। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या है कि तुम किसी भी इंसान के साथ अगर एग्री करते हो तो तुम्हें ये सवाल करना है, मैं इसके साथ एग्री क्यों करता हूँ। अगर डिसएग्री करते हो तो फिर ये सवाल भी पूछना पड़ेगा कि तुम डिसएग्री क्यों करते हो। हर चीज़ को लेके तुम्हें स्केप्टिकल होना ही पड़ेगा, क्योंकि बिलीफ अपने जगह में सही है। बिलीफ क्या होता है कि वो लॉजिक को दबा देते हैं। जब तुम किसी भी चीज़ पे बिलीव करने लग जाओगे बिना किसी डेटा के, बिना किसी एनालिसिस के, विश्लेषण के, अगर तुम बिलीव करने लग जाओगे तो फिर बहुत ही टेम्पटिंग होता है, टेम्पटेशन खड़ी हो जाती है कि आंखें बंद करके किसी भी चीज़ पे बिलीव कर लो और फलित होते हुए इसे देखो। बहुत ही टेम्पटेशन जनरेट करता है ये, लेकिन वो एक्चुअली हमारे अच्छे के लिए वो नहीं है। देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, तुम किसी भी चीज़ पे ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाओ और तुम्हें सही में रिजल्ट दिखने लग जाए तो ये तुम्हारे लिए हानिकारक है। तुम इसमें पैटर्न जनरेट कर लोगे कि जब भी मैं आंखें बंद करके या फिर किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ पे बिलीव करके अपना पैसा लगाता हूँ या फिर अपना टाइम लगाता हूँ तो फिर ऑटोमेटिक मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। और ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, काफ़ी खतरनाक भी होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि तुम्हें लॉजिकली सोचने के लिए मौका नहीं देता। और स्केप्टिकल इसलिए होना पड़ता है कि तुम एक ही सवाल जब बार बार करते हो तो उसके डिफरेंट जवाब मिलते हैं। और एक काफ़ी एक डेटा की तरह होता है। एनालिसिस करने के लिए तुम्हें एक डेटा मिलता है, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है। जितने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। लेकिन उनमें से एक फॉल्ट भी हैं, जैसे 100 में से हो सकता है 10 या फिर 10 छोड़ो 3 या 4 गलत हो भी सकते हैं, लेकिन वो तुम ढूंढ लोगे। क्योंकि देखोगे जब मान लो कि एक इवेंट होता है या फिर कोई तुम्हें कुछ कहानी सुनाई है, तो एज अ होल अगर तुम इसे देखोगे तो फिर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर तुम इसे पार्ट करके, अगर ऐसे करके एक एक पार्ट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे डेटा तुम्हें मिल जाते हैं। और फिर तुम्हें देखना होगा कि एक एक डेटा दूसरे तीसरे डेटा के साथ कितना ज़्यादा फिट बैठता है। हो सकता है इनमें से देखोगे 2-3 डेटा आपको ऐसे मिल जाएगा जो रिलेवेंट नहीं है, तो ये मेरे काम के नहीं है या फिर गलत है। और ऐसे फिल्टर आउट करके आपको जो रॉन्ग डेटा है उससे निकलना पड़ता है और सही डेटा को लेकर एनालिसिस करना चाहिए। डेटा एनालिसिस के ऊपर और एक वीडियो बन सकता है, किसी से चाहिए नीचे कमेंट में लिख देना। तो विदाउट मच डेटा एंड इन्फॉर्मेशन तुम अगर एनालिसिस करने लग जाओगे तो फिर वो एनालिसिस नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग से उनकी एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें ढंग से ये सब करना नहीं आता। और ओवर थिंकिंग क्या है कि जब तुम एक ही चीज़ के बारे में बार बार तुम सोचते जाओगे, एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के बारे में जब तुम बार बार रिथिंक करते जाओगे तो फिर अल्टीमेटली तुम्हें ओवर थिंक होगा, इस प्रॉब्लम से तुम सफ़र करोगे। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग टोटल एक डिफरेंट है। तुम एक बार देख लिए कि हाँ ये हो रहा है, चलो ठीक है, इनके बारे में नहीं सोचेंगे। उसके बाद क्या, जैसे कि मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि दीवार में जो एक हिट लिस्ट बनाते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, इधर से ब्रांच, एक ट्री बनाते हैं, इधर से ब्रांच आते हैं। वो क्यों करते हैं? बहुत ही सही दिखाते हैं। लेकिन बहुत एक अच्छी आदत है जो ऐसे लिखते हैं, लिखने की जो आदत है। किसी भी चीज़ के बारे में तुम्हें अगर बहुत ज़्यादा सोचना है या फिर बहुत बड़ा कुछ डिसीजन मेकिंग करना है तो फिर पेन और पेपर लेके बैठना ही पड़ेगा और उन चीज़ों के बारे में, हर एक पॉइंट के बारे में लिखना होता है। अगर आपको लगता है इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है जिनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच पाऊँगा क्रिटिकली, तो फिर सिंपल एक पेन और पेपर लेके आपको लिखना पड़ेगा। आप क्या करते हो इस समय, आपका कौन सा काम आपको पसंद आता है, कौन कौन सी चीज़ें आप करते हो, कौन कौन सी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं आपके लाइफ में, आपके दोस्त क्या करते हैं, हर एक चीज़ें जब ब्रांच के रूप में जब लिखोगे ऑटोमेटिक आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ एक पेपर में आ गई है। और किसी भी प्रॉब्लम को जब आप अपनी आंखों के सामने देखते हो तो ऑटोमेटिक सोल्यूशन की ओर आप आगे बढ़ते हो। क्योंकि दिमाग में रखना एक बात है, छोटी प्रॉब्लम अगर वो हो तो सही है, चलता है, लेकिन अगर कुछ बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर आपको पेपर में उतारना पड़ेगा, पेपर में सामने रख के देखना पड़ेगा, तभी आप दिमाग में एफिशिएंटली आप सोच पाओगे। और जो लोग करते हैं
उनको पता है कि ये कितना बड़ा ब्लेसिंग है, लेकिन जो लोग नहीं करते अभी से स्टार्ट कर दो। और एंड में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दुनिया में ऐसे बहुत प्रेडेटरी लोग घूम रहे हैं जो अपने फ़ायदे के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। अगर वो ये बताते हैं कि लॉजिक इज़ बैड, सोचना बहुत बुरा है, या फिर आप आंखें बंद करके इस चीज़ पे बिलीव कर लो, तो इस चीज़ को लेके अवॉइड हो जाओ। क्योंकि होता यह है कि बिलीव से क्या होता है कि बहुत से कल्ट जन्म लेते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट जन्म लेते हैं, कौन आर्टिस्ट, ऊपर से तुम्हारे पिरामिड जो स्कीम होता है और MLM जो कंपनीज होती हैं, लोग ब्लाइंडली फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लाइंडली फॉलो करने में मज़ा आता है। सीरियस बात है ये, सोचने में दिमाग लगता है, मेहनत होती है, और ब्लाइंडली फॉलो करने में बहुत इजी होता है। और ऊपर से अगर वो थोड़ा तक दिखता भी है, रिजल्ट फलित होते हुए अगर दिखता है, तो फिर क्या बात, मज़ा ही आ जाता है। सिंपल ये नहीं करना है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वार्निंग भी है कि क्रिटिकल थिंकिंग से ऐसा हो सकता है कि कभी कभार डिससेटिस्फैक्शन आता है, एंग्जाइटी भी थोड़ी हद तक आ सकती है, लेकिन इट्स ओके, वर्थ इट, नेसेसरी है ये। और उनसे तो काफ़ी बेहतर है कि आंखें बंद करके जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। वो कुछ भी नहीं सिखाते, लेकिन ये जो है, ये जो डिससेटिस्फैक्शन है, ये जो एंग्जाइटी है, बहुत कुछ सिखाती है ये। और हर किसी को इसलिए क्रिटिकल थिंकर होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।